चैप्टर नंबर 5 CRPC 1973 एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। इसमें डिफरेंट पार्ट्स में सेक्शंस को हमने कैटेगराइज किया हुआ है। चैप्टर नंबर 5 में बात आती है अरेस्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड कि कौन अरेस्ट कर सकता है, किसे अरेस्ट कर सकते हैं, किस कंडीशन में अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आएगा व्हाट विल बी द प्रोसीजर, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। और इसी चैप्टर में एक और पॉइंट आएगा, जो अरेस्टेड पर्सन है उसके राइट्स क्या होंगे। तो 3 बातें इस चैप्टर में मेनली हमें पढ़नी है। पहली बात, किसे अरेस्ट किया जा सकता है और किसके पास में अथॉरिटीज़ है अरेस्ट करने की। दूसरी बात, अरेस्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और तीसरी बात आती है इसमें कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसके क्या राइट्स हैं, अगर कोई राइट्स हैं तो वो क्या राइट्स उसके हैं इन सिचुएशन ऑफ अंडर अरेस्ट। ये 3 चीज़ें हमें एक एक करके इस चैप्टर में कवर करनी है। सबसे पहले आज के क्लास में हम जो लेंगे वो है 4 सेक्शंस, दैट इज सेक्शन 41, 42, 43 एंड 44, जो अरेस्ट ऑफ पर्संस के से रिलेटेड, या कह सकते हैं कि किसे अरेस्ट कर सकता है और कौन अरेस्ट कर सकता है उससे रिलेटेड है। 41 एंड 42 आर रिलेटेड टू अरेस्ट ऑफ अ पर्सन बाय द पुलिस ऑफिसर, कि एक पर्सन को अरेस्ट करने की पावर पुलिस ऑफिसर के पास में जो है वो सेक्शन 41 और सेक्शन 42 में स्पेसिफाइड है। सेक्शन 43 में ये स्पेसिफाई किया है व्हेन अ प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट एनी पर्सन, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर नहीं है और एक आम आदमी है, क्या उसके पास भी अधिकार है किसी को अरेस्ट करने का। अगर है तो वो कहाँ गिवन है, वो सेक्शन 43 में। और फिर आता है सेक्शन 44। 44 में दे रखा है व्हेन अ मैजिस्ट्रेट में अरेस्ट, अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है, आम आदमी नहीं है, तो क्या मैजिस्ट्रेट के पास में डायरेक्टली ऐसे कोई राइट्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं कि वो एक पर्सन को अरेस्ट कर सके इन पर्टिकुलर सिचुएशंस। तो वो कौन सी सिचुएशंस होंगी और वो क्या राइट्स हैं, वो 44 में है। तो ये 4 सेक्शन आज हम कवर करेंगे। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 41 से। सेक्शन 41 बताता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉर्मली यही कहा जाता है कि पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट कर सकेगा, जब उसके पास में वारंट होगा। वारंट होता क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसका बहुत ही सिंपल इजी आंसर है। वारंट होता है एक तरह का अथॉरिटी लेटर। अथॉरिटी लेटर जो कि इशू करता है कौन, मैजिस्ट्रेट इशू करता है। और कैसे इशू किया जाता है, टू एनी पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि वारंट हमेशा पुलिस ऑफिसर को इशू किया जाए। वारंट मे बी गिवन टू एनी ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑल्सो। नॉर्मली पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है, बट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, लोकल एरिया इन विच हुज जुरिस्डिक्शन इज देयर। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। वारंट विल बी इशूड बाय द मैजिस्ट्रेट, मे बी इशूड टू द पुलिस ऑफिसर, मे बी इशूड टू एनी ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। क्या है वारंट? वारंट एक अथॉरिटी लेटर है। और किस बात की अथॉरिटी है? अथॉरिटी इस बात की कि आप ये मिस्टर एक्स, जिसका नाम इस वारंट में लिखा हुआ है, उसे अरेस्ट करके कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें। यह है वारंट। तो यही माना जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट कर सकता है, जब उसके पास वारंट है। लेकिन सेक्शन 41 में कुछ सर्कमस्टांसेस हमें ऐसी दी हैं, ABCDEFGHI तक करके, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट भी किसी को अरेस्ट कर सकेगा। तो देखते हैं वो क्या सिचुएशंस हैं। इन सिचुएशंस को हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सब सेक्शन नंबर 1, एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट। ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट का मतलब वही है वारंट। एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। तो वारंट राइटिंग में होगा, ऑर्डर वर्बल हो सकता है। तो विदाउट ऑर्डर, विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकता है, तो उसके लिए मैंने जैसे कि बताया आपको ABCDEFGHI तक क्लॉज गिवन है। पॉइंट नंबर ए, क्लॉज ए, who commits in the presence of a police officer a cognizable offense। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, in that particular situation a police officer need not to have a warrant to arrest that person who is committing an offense, cognizable offense। अच्छा, कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, ये हमें कैसे पता चलेगा?
कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, ये हमें कैसे पता चलेगा? आप में से कोई भी जिसके माइंड में स्ट्राइक करो बता सकते हैं। शेड्यूल 1। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट है। कई बार इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होके स्टूडेंट गलत आंसर देते हैं। लाइक आपने शेड्यूल 1 का 100% करेक्ट है, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं सेक्शन 2C में डिफाइंड है, नॉन कॉग्निजेबल कौन से होते हैं 2L में डिफाइंड है। और क्वेश्चन को ध्यान से अगर ना सुने तो कई बार बोल देते हैं दैट 2C से पता चलेगा, पर ऐसा नहीं है। उसमें डेफिनेशन दे रखी है दैट व्हाट ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल, व्हाट ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल, लेकिन कौन सा कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है वो क्लासिफिकेशन हमें शेड्यूल 1 में ही गिवन है एक्चुअली। देखिए पॉइंट नंबर बी, against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received। तो अगर किसी व्यक्ति के बारे में या तो कोई कंप्लेंट आई है या कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, किस तरह की, or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years, whether with or without fine if the following conditions are satisfied, namely। तो ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। तो पॉइंट नंबर बी, क्लॉज बी में क्या दे रखा है, अगर किसी पर्सन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है या कोई कंप्लेंट आई है, किस तरह की कंप्लेंट, किस तरह की इंफॉर्मेशन, इस बात की कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो उस सिचुएशन में भी एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकेगा उस पर्सन को जिसके बारे में कंप्लेंट मिली है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, और विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकेगा। अब नीचे उसमें जो कंडीशंस दे रखी हैं उनको आप रीड कर सकते हैं, क्या कि कौन कौन सी सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन रिसीव होते ही एकदम से अरेस्ट करना है, लेकिन ये कंडीशंस ध्यान में रखनी पड़ेंगी उस पुलिस ऑफिसर को। फर्स्ट पॉइंट, द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इंफॉर्मेशन और द सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस। ऐसा नहीं कि आए कोई किसी के बारे में भी जाके बोल दिया और उसको परेशान करने के लिए गिरफ्तार करवा दिया, ऐसे नहीं। पुलिस ऑफिसर के पास में रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि कंप्लेंट सच है। The police officer is satisfied that such arrest is necessary। और पुलिस ऑफिसर इस बात के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए कि वो अरेस्ट नेसेसरी, किस बात के लिए नेसेसरी है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। पर्सन कुछ ऑफेंस कर चुका है और अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो वो फर्दर ऑफेंस कर सकता है, तो इस बात के लिए उसको रोका जाए। फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, और जो ऑफेंस कमिट हो गया है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको अरेस्ट करेंगे, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in any manner। अगर उसे अरेस्ट नहीं किया गया तो वो एविडेंसेस को मिटा सकता है, साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश कर सकता है, उन्हें बदलने की कोशिश कर सकता है, छेड़छाड़ की जा सकती है उन सबूतों के साथ, उन साक्ष्यों के साथ में, सबूत नहीं साक्ष्य के साथ में, एविडेंस वर्ड यूज किया है। और टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन। यानी कि उस व्यक्ति को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो किसी ऐसे पर्सन को इंड्यूस कर सकता है, यानी कि लुभा सकता है, थ्रेट कर सकता है, धमकी दे सकता है, या प्रॉमिस कर सकता है, किसी तरह का उनको वादा कर सकता है, किन चीज़ों से रिलेटेड, अपने बारे में टेस्टिमनी बदलने के लिए, साक्ष्यों को मिटाने के लिए, या जो भी ऑफेंस हुआ है उसके क्राइम सीन को बदलने के लिए, जो वहाँ पे लोग हैं उनको वो इंड्यूस कर सकता है, थ्रेट कर सकता है, प्रॉमिस कर सकता है। तो आता है डायलॉग, मेरे बारे में किसी ने पुलिस को खबर की तो मैं तुम्हारे घर वालों को जान से मार दूंगा समथिंग, तो उससे पहले उसको अरेस्ट कर लेंगे तो धमकी दे ही नहीं पाएगा। तो ये 4 कंडीशंस अगर हैं तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेगा, कब, इंफॉर्मेशन मिलते ही। तो पहले 2 कंडीशन मैंने बताया, पहले में कॉग्निजेबल है, दूसरे में इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं, किसी के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बीच में आप लोग पूछ सकते हैं। एक और यहाँ पे दे रखा है, उसे और देख लेते हैं। पॉइंट नंबर ई, एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड इन हिज एब्सेंस हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट whenever required cannot be ensured। और अगर उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया गया तो जब जब कोर्ट में उसकी ज़रूरत होगी हमें भरोसा नहीं कि वो आके अपनी प्रेजेंस देगा, तो ऐसी सिचुएशन में बेटर रहेगा कि उसको अरेस्ट ही कर लिया जाए। तो ये था पॉइंट नंबर बी, क्लॉज बी। अब यहाँ पे एक क्लॉज बी ए और है, इससे भी हमें देखना है। क्लॉज बी तो हमने पढ़ लिया, क्लॉज बी में क्या है, जब कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है उसके बारे में। और बी ए में क्या है,
बी ए में है अगेंस्ट whom credible information has been received that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years and so and so. तो बात ये तो पिछले वाले में भी लिखा था, सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट है। क्या डिफरेंस है? क्लॉज बी में लिखा था लेस देन 7 years और क्लॉज बी ए में लिखा है मोर देन 7 years। क्योंकि अगर क्लॉज बी ही रहता सिर्फ, तो इसका मतलब तो क्या था, अगर कोई पर्सन ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है जिसमें पनिशमेंट 7 years या उससे कम का है, तो इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर लेगा। और कोई पर्सन ऐसा कोई ऑफेंस कर रहा है जो जिसमें पनिशमेंट 7 years से ज़्यादा वाला है, तो क्या उसकी इन्फॉर्मेशन पर अरेस्ट नहीं किया जाएगा? तो इसलिए यहाँ पे बी ए को ऐड किया गया। बी में लिखा है लेस देन 7 years, बी ए में लिखा है मोर देन 7 years, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। क्लॉज सी आता है हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर किसी ऐसा कोई पर्सन जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुका है, तो उसे भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। फोर्थ आता है इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, जिसके बारे में ऐसा कोई संदेह है कि भी इसके पास में चोरी की संपत्ति हो सकती है, स्टोलन प्रॉपर्टी, तो उसे भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। फिर आता है हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर, यानी कि पुलिस ऑफिसर के कार्य में बाधा उत्पन्न करे, ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर while in execution of his duty, or who has escaped or attempts to escape from lawful custody, कोई पुलिस की कस्टडी से भाग रहा है और उसको पुलिस वाला पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके काम में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, तो ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर। पॉइंट नंबर एफ आता है हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम एनी आर्म्ड फोर्स, कोई ऐसा है जो कि हमारी सेना में से भगोड़ा है, उसे भी विदाउट वारंट अरेस्ट करने की का राइट है। पॉइंट नंबर जी आता है हु हैज बीन कंसर्न इन और अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं जी को स्क्रॉल करने से पहले। क्लॉज ए में था हमारे पास में कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कि जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में होता है तो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। क्लॉज बी और क्लॉज बी ए में है अगर कोई इन्फॉर्मेशन या फिर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन या फिर कंप्लेंट रिसीव होती है लेस देन और मोर देन 7 years के लिए, तो भी अरेस्ट कर सकता है। सी में है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर कोई है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। डी में है स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में। ई में है ऑब्स्ट्रक्ट्स द पुलिस ऑफिसर इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। एंड एफ में आया है डिजर्टर फ्रॉम द एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ये जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए, इन वर्ड्स को अभी एंड में हम एक साथ जोड़ के और पढ़ेंगे तो एक एक्रोनिम बनेगा, और उस एक्रोनिम से आपको बहुत इजी रहेगा याद रखने में कि सेक्शन 41 में कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। पॉइंट नंबर जी में हम आते हैं हु हैज़ बीन कंसर्न इन और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received of or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India which if committed in India would have been punishable as an offense। ऐसा कोई एक्ट, ऐसा कोई ओमिशन जो कि बियॉन्ड इंडिया किया है, आउटसाइड इंडिया किया है, लेकिन अगर वही एक्ट, वही ओमिशन अगर इंडिया में किया जाता तो वो क्राइम होता, ऑफेंस होता। ऐसा काम अगर उसने बाहर किया है और फिर वो एक्ट बाहर करके ऑफेंस करके इंडिया में आ गया, सिचुएशन समझ रहे हैं आप? मिस्टर एक्स ने बियॉन्ड इंडिया कुछ क्राइम किया, कुछ ऑफेंस किया, और ऐसा ऑफेंस है जो कि पनिशेबल इन इंडिया है, और वो इंडिया में नहीं किया उसने, लेकिन बाहर करके और इंडिया में आके छुप गया। अगर जिस जगह पे उसने वो क्राइम किया है, जिस कंट्री में उसने वो ऑफेंस किया है, उस कंट्री के साथ में हमारे कंट्री की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, यानी कि प्रत्यर्पण संधि अगर उस देश के साथ में हमारी है, तो अगेन उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट करने का राइट है पुलिस के पास। एक्सट्रेडिशन वर्ड याद रखेंगे इसके लिए। पॉइंट एच आता है हु बीइंग अ रेज्ड कन्विक्ट कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी,
रूल अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि रिलीज्ड कन्विक्ट है, कन्विक्टेड है लेकिन उसको रिलीज किया है, रिलीज कर रखा है बेल बॉन्ड पे या किसी तरह के कुछ बंद पत्र पे, उसको कंडीशंस के रहते हुए कि भी आप जैसे शहर छोड़ के बाहर नहीं जाओगे, शहर छोड़ के जाते हो तो मेरी इन्फॉर्मेशन के बिना नहीं जाओगे, इस तरह की चीज़ें। और फिर वो उन चीज़ों को ब्रीच करता है, वायोलेट करता है, उन कंडीशंस को तोड़ के और निकल जाता है। एक बार का मुझे ध्यान है, यहाँ लाइक अजमेर में दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं। जब यहाँ पे उर्स फेयर होता है तो दूर दूर से लोग उर्स फेयर में आते हैं, और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से भी लोग आते हैं। तो एक बार पाकिस्तान से कुछ पूरा एक उनका ग्रुप आया हुआ था, काफ़ी साल पुरानी बात है। तो जब वो लोग आते हैं तो उनके साथ में कंडीशन होती है कि आपका जो ग्रुप है जब भी अपने होटल रूम से या जो भी उनके ठहरने की जगह वहाँ से बाहर निकलेंगे तो एक साथ ही निकलेंगे, और कहाँ कहाँ जो एरिया आपके घूमने के हैं वो एरिया आपको बता रखा है, इन्हीं एरियाज में जाएंगे, इसके अलावा आप नहीं जा सकते। और अगर कहीं और जा रहे हैं तो आप जो उनका इंचार्ज है उसको इन्फॉर्म करके जाएंगे। तो इस तरह का एक ग्रुप आया हुआ था। अगले दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं 2 पाकिस्तानी बिना बताए और पुष्कर निकल गए, उनके इंचार्ज को बिना बताए। तो ये कौन सी चीज, हालांकि वो कन्विक्टेड पर्सन नहीं थे, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे किसी तरह के कोई कंडीशंस डाल रखी हैं पर्सन्स के ऊपर और उन कंडीशंस को वो वायलेट करता है तो वो विदाउट वारंट अरेस्ट करने का राइट पुलिस को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप याद क्या रखेंगे, रिलीज्ड कन्विक्ट। और लास्ट इसमें आता है आपका पॉइंट नंबर आई, फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन whether written or oral has been received from another police station। अगर किसी पर्सन के अरेस्ट के लिए दूसरे पुलिस स्टेशन से खबर मिली है, रिक्विजिशन मिली है, रिक्विजिशन का मतलब था डिमांड, यानी कि मेरे पुलिस लोकल एरिया, पुलिस स्टेशन के लोकल एरिया से जो पर्सन है यहाँ पे ऑफेंस करके और दूसरे एरिया में भाग गया, तो बीइंग अ इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, मैं क्या करूँगा, उस जिस दूसरे पुलिस स्टेशन के लोकल एरिया में वो चला गया है उस पुलिस ऑफिसर को मैं फ़ोन करूँगा और उसे बताऊँगा मेरे पास में वारंट है और यहाँ पे ये क्राइम करके भागा है, या फिर मेरे पास वारंट नहीं लेकिन मेरे यहाँ पे ये कॉग्निजेबल ऑफेंस करके भागा है, आपके एरिया में से इसे आप अरेस्ट करके मुझे हैंड ओवर कीजिए। तो ये आ गया अरेस्ट एनी रिक्विजिशन। तो ये सिचुएशंस हैं जब एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है पर्सन को विदाउट वारंट। सबसेक्शन 2 को भी देख ले, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42, नो पर्सन कंसर्न इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under the warrant or order of a magistrate। तो इसके अलावा सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, सेक्शन 42 में कुछ कंडीशंस स्पेसिफाइड है, उनको ध्यान में रखते हुए उसके अलावा कभी भी किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पर्सन को विदाउट वारंट या विदाउट ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो या तो सेक्शन 41 की सिचुएशंस होनी चाहिए या फिर सेक्शन 42 में जो कंडीशंस स्पेसिफाइड है वो होनी चाहिए, तो विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। अदरवाइज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा विदाउट वारंट जब तक कि सेक्शन 42 की कंडीशंस ना हो रही हो। तो सेक्शन 42 में क्या है वो पढ़ेंगे अभी हम थोड़ी देर में। चलिए, अब मैं एक एक्रोनिम आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए सेक्शन 42 के जो सिचुएशंस हैं उनको याद रखने के लिए। सबसे पहला आता है सी, दैट स्टैंड्स फॉर कॉग्निजेबल। सेकंड आता है आई, दैट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, और उसमें बी और बी ए दोनों आ जाएगा, इंफॉर्मेशन फॉर 7 ईयर्स, इन्फॉर्मेशन फॉर लेस देन 7 ईयर, मोर देन 7 ईयर दोनों, ठीक है। देन आता है पी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। देन आता है एस, स्टोलन प्रॉपर्टी। देन आता है ओ, ऑब्स्ट्रक्ट्स द पुलिस ऑफिसर। फिर आता है डी, डिजर्टर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। फिर आता है ई, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। देन आर, रिक्विजिशन, नहीं सॉरी, आर, रिलीज्ड कन्विक्ट। लास्ट आता है ए, दैट इज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन, हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन। तो अरेस्ट के लिए रिक्विजिशन आया।
ये एक्रोनिम आप याद रखें, इसको आप याद रखें, सिप्सोडेरा, सिप्सोडेरा, कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन, प्रोक्लेम्ड, ऑब्स्ट्रक्शन, डिजर्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, एक्सट्राडिशन ट्रीटी, रिलीज कन्विक्ट एंड ए फॉर अरेस्ट एनी रिक्विजिशन। तो सिप्सोडेरा एक्रोनिम अगर आप याद रखेंगे तो सेक्शन 41 में सारी जो कंडीशंस हैं आपके माइंड में सेट रहेंगी, ए से लेकर आई तक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये है, इसमें मेंस में भी आंसर बनता है, मेंस में भी क्वेश्चन बनता है और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो ये एक्रोनिम आप जरूर से याद रखेंगे, ठीक है। और क्योंकि टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ गया है तो सेक्शन 41A को हम देख लेते हैं जल्दी से। 42, 43 आई थिंक कवर नहीं हो पाएंगे आज। 41A को हम देख लेते हैं एक बार। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट यहाँ तक? सेक्शन 41A में लिखा है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। The police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of subsection 1 of section 41, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him or at such other place as may be specified in the notice। क्या लिखा है? ये लिखा है कि अगर किसी पर्सन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई कंप्लेंट आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, लेकिन वो सेक्शन 41 में कवर नहीं हो रहा है, यानी कि पुलिस ऑफिसर को या तो वो इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल नहीं लग रही है या वो ये नहीं सोच रहा है कि इसको अरेस्ट करना इतना ज़रूरी है, ऐसा नहीं मान रहा है, तो फिर वो एक नोटिस इशू कर सकता है उस पर्सन के नेम पे जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट मिली है कि आप मुझे आके इन पर्सन मिलिए। सबसेक्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? Where such a notice is issued to any person, it shall be the duty of that person to comply with the terms of the notice। तो अब अगर ऐसा नोटिस कोई इशू होता है, किसकी तरफ से नोटिस इशू हो रहा है? ये पुलिस ऑफिसर की तरफ से नोटिस इशू हो रहा है, मैजिस्ट्रेट नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कोई नोटिस इशू होता है तो अब ये पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस नोटिस में जो प्लेस लिखी गई है उस प्लेस पे उन कंडीशंस को कंप्लाई करते हुए जाके मिले, यानी कि पुलिस स्टेशन में बुलाया तो पुलिस स्टेशन में, या किसी अदर प्लेस पे बुलाया तो अदर प्लेस पे। And subsection number 3, where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested। उस नोटिस में जो बातें लिखी गई हैं उसको अगर वो प्रॉपर तरह से फुलफिल करता रहता है, उसे मानता रहता है, तो फिर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। In respect of the offense rendered to in the notice unless the reasons to be recorded, the police officer is of the opinion that the ought to be arrested। और जब तक ये फुलफिल करता रहता है तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और या फिर अगर उसको ऐसी सिचुएशन में अरेस्ट किया जाता है तो फिर क्यों अरेस्ट किया गया? वो पर्सन नोटिस की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा था, फिर भी उसे अरेस्ट क्यों किया गया? इस बात को, उसके रीजंस को उसे राइटिंग में, पुलिस ऑफिसर को राइटिंग में मेंशन करना पड़ेगा बिफोर अरेस्टिंग। ये था सेक्शन 41A। पॉइंट नंबर 4 भी देख लेते हैं इसका। वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, the police officer may, subject to such orders as may have been passed by a competent court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice। और अगर किसी भी वजह से नोइंगली और अननोइंगली नोटिस की कंडीशंस को फुलफिल करने में असमर्थ रहता है व्यक्ति, तो उसे फिर विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अरेस्ट किया जा सके। तो आज हमने सेक्शन 40, सेक्शन 41, सेक्शन 41A, ये 3 सेक्शंस को डिस्कस किया, जिसमें सेक्शन 40 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया। 41 और 41A आप लोगों को मैंने डिस्कस किया, पढ़ाया, बताया, समझाया। 41 का एक्रोनिम बताया मैंने, सिप्सोडेरा। उम्मीद करता हूँ आपके माइंड में सेट हो पाया होगा पूरा टॉपिक। तो अगर अभी कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं और नेक्स्ट फर्दर टॉपिक के साथ में कल मिलेंगे कल की क्लास में।